नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले इन्वेस्टर्स के बारे में कि इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की दुनिया में कितने टाइप के इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनका रोल क्या रहता है। आपने शायद बहुत फैंसी नाम सुने होंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। तो हम आज इन सभी के बारे में विस्तार से समझेंगे कि ये सबका पर्पस क्या होता है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली, एंड इवेंचुअली ये सभी अपने आप से कैसे डिफर करते हैं अपनी रिस्क टॉलरेंस को लेके, या अपनी इन्वेस्टमेंट होराइजन को लेके, या फिर फॉर दैट मैटर अपनी इनकम नीड्स को लेके। तो शायद ये सभी टर्म्स आपके लिए नए होंगे, फिक्र मत करिए। आज हम इन सभी चीजों को बारीकी से समझने वाले ताकि आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज का ओवरव्यू मिल जाए एंड फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर हो जाए, समझे। तो आते ही सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि हमें इन्वेस्टर्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो हमें ये जानना इसीलिए जरूरी है ताकि हम हमारी रिस्क टॉलरेंस को समझ पाए। मतलब हम उस वक्त हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार कितना रिस्क ले सकते हैं ताकि हमारी बाकी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, हम वो एक पर्पस को सीधे सीधे अचीव कर पाए। हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारी पर्सनल सिचुएशन, हमारा ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूड्स, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, ये सभी चीजें बहुत मायने रखती है ताकि एक इन्फॉर्म डिसीजन हम हमारी इन्वेस्टमेंट्स को लेके फ्यूचर में ले पाए। से फॉर एग्जांपल एक बुजुर्ग इंसान है जिनके पास बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज पड़े, बहुत संपत्ति है, उन्हें एस्टेट प्लानिंग यानी इनहेरिटेंस प्लानिंग की जरूरत होगी, है ना। लेकिन और कोई ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है, थोड़े ही हो, तो बाकी बची हुई जिंदगी का गुजारा करना ही फिर एक अहम मकसद बन जाता है उस इंसान का। He would need a different kind of financial planning because he is more concerned about outliving his or her own resources. तो आप समझे कि हर एक बंदे का अलग अलग फाइनेंशियल नीड रहता है, अलग अलग फाइनेंशियल गोल रहता है, एंड इससे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी कैटेगरी में उस व्यक्ति को डाला जाए, हमें इन्वेस्टर्स की कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। गॉट इट। So the most basic type of distinction among investors is individual and institutional. दो बेसिक टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, पहला इंडिविजुअल, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल। अब इनके भी सब कैटेगरीज निकल के आता है। इंडिविजुअल के अंदर आता है रिटेल इन्वेस्टर्स, देन हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर ये सारी चीजें आती है, पेंशन प्लान्स, एंडोमेंट फंड्स एंड फाउंडेशंस, गवर्नमेंट एंड सॉवरेन वेल्थ फंड्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, ये सब निकल के आते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी को बारीकी से समझने की कोशिश करने वाले। तो सबसे पहले आते हैं हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पे। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भी तरह तरह की हो सकती है, डिपेंडिंग कि उन्हें इन्वेस्टमेंट की कितनी नॉलेज है, उनकी उस चीज में कितनी एक्सपर्टीज है। कुछ को ज्यादा नॉलेज हो सकती है, डिपेंड ऑन देयर वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, बट मेजॉरिटी ऑफ दीज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर थॉट टू हैव लेस नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। Regulators in many countries try to protect them by putting restrictions on the investments that can be sold to them. Say for example यूएस का ले लो। यूएस का जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, सेक, जो वहां का फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करता है, जैसे इंडिया में सेबी है ना, वैसे अमेरिका में सेक है। तो बेसिकली इसने भी काफी रेस्ट्रिक्शंस इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पे लगाए। उसमें से एक पॉपुलर रेस्ट्रिक्शन निकल के आता है कि जिन्हें हेज फंड्स में इन्वेस्ट करना है उन्हें पहले तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू बिकम एन एक्रीडेड इन्वेस्टर। तो हेज फंड बेसिकली क्या होता है, एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का टाइप है। तो मैंने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पे एक वीडियो बना रखा है, आप इसी चैनल पे अ प्राइमर ऑन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा एंड आप उसे देख लीजिए, बिकॉज आई हाईली सजेस्ट यू टू एक्चुअली वॉच दैट वीडियो सो दैट यू वुड बी एबल टू कनेक्ट डॉट्स। ठीक है, तो हेज फंड अभी मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि एक इंस्टीट्यूशन होता है जो वेल्दी इन्वेस्टर्स से पैसा लेता है, बहुत सारे वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं हेज फंड्स, ताकि ये जो भी वेल्दी इन्वेस्टर्स है उनको अपना लगाया हुआ पैसा पे अच्छा रिटर्न मिल जाए एंड इवेंचुअली इवन हेज फंड मैनेजर्स वुड अर्न फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। तो इसीलिए यूएस में ये इन्वेस्टर्स पे रिस्ट्रिक्शन है कि उनका पर एनम इनकम कम से कम $200,000 होना चाहिए एंड नेटवर्थ $1 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को झेल पाए अगर कुछ भी इधर से उधर हो गया तो, एंड वो एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल की एडवाइस का फीस अफोर्ड कर पाए
इसीलिए ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखा हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में सब कैटेगरी पहला निकल के आता है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो छोटी अमाउंट्स की इन्वेस्टमेंट्स या सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। आप और मुझ जैसे लोग। रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं अगर हम ओवरऑल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में बात करें तो। ये लोग शायद खुद अपने आप से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट्स में, शायद उनकी डोमेन एक्सपर्टीज होगी, या फिर शायद वो किसी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को हायर कर ले एंड इवेंचुअली दे वुड पे इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल द फीस एंड अर्न रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो क्योंकि ये बड़ी तादाद में रहते हैं एंड छोटा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो इन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू मिलती है या फिर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू मिलती है। अब आप मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हो कि इंटरनेट के थ्रू आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट है या कहाँ आपने इन्वेस्ट कर रखा है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इन लोग के पास बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के द्वारा पर्सनल अटेंशन की जरूरत बहुत मिलती है बिकॉज इनका पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू रिटेल इन्वेस्टर्स। इन इन्वेस्टर्स की कॉमन प्रॉब्लम टैक्स प्लानिंग एंड एस्टेट प्लानिंग के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स इन्हें सॉल्व करने की बहुत कोशिश करता है। एंड ये हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को या तो फी फॉर सर्विस बेसिस पे अपनी फीस देते हैं या फिर पर ट्रांजैक्शन पे कमीशन देते हैं। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये नेक्स्ट लेवल वेल्दी होते हैं। इन्हें एक्चुअली इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है एंड यूजुअली ये फैमिली ऑफिसेज में ही काम करते हैं। सो बेसिकली ये एक फैमिली या मल्टीपल फैमिलीज का पैसा संभालते हैं एंड यूजुअली वो पैसा जो संभाला जाता है वो पुरखों पुरखों से आया हुआ है एंड एसेंशियली फिर उसकी टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग करने की बहुत जरूरत होती है। अगेन इसमें एस्टेट टैक्स यानी जितनी भी जायदाद है उस पे टैक्स इश्यूज को सॉल्व करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को एंड अल्टीमेटली उन जायदाद का अगली जनरेशन में स्मूथ ट्रांजिशन करवाना ये इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल का अगेन एक बेसिक इंपॉर्टेंट धर्म है। अब आते हैं सेकंड मेजर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स पे जो कि होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेसिकली अपने पोर्टफोलियोज या दूसरों के पोर्टफोलियोज को मेंटेन करते हैं। पोर्टफोलियो मतलब क्या? आपकी जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है, जो आपने स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसेट्स या सिक्योरिटीज में डालो, उसका मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल करता है। उनका बेसिकली मेन पर्पस यही रहता है कि उस पोर्टफोलियो को मैक्सिमम रिटर्न कैसे दिया जाए, यानी उस पोर्टफोलियो पे मैक्सिमम रिटर्न कैसे कमाया जाए विद ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड रिस्क। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खुद का मिशन पूरा करने के लिए या खुद का पर्पस पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर दूसरों को फाइनेंशियल सर्विसेज देके उनका इन्वेस्टमेंट गोल्स पूरा करते हैं। अब जो खुद का मिशन या खुद का पर्पस अचीव करते हैं वो बेसिकली पेंशन फंड्स होते हैं, एंडोमेंट फंड्स होते हैं या गवर्नमेंट सॉवरेन फंड्स वगैरह ये सब होते हैं, या फिर ये नॉन फाइनेंशियल कंपनीज भी हो सकती है जिन्हें अपने पोर्टफोलियो पे अच्छा रिटर्न चाहिए। अब जो क्लाइंट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, वो बैंक्स होती है, वो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ठीक है। एंड मोर ओवर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी मदद कर सकता है या सर्विस दे सकता है। सो इसमें कुछ कुछ अपने ही कंपनी से इंटरनली इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को हायर कर देते हैं या फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्सटर्नली इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं ताकि वो उनका पोर्टफोलियो सही तरीके से संभाल पाए। अगला इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के टाइप पे आते हैं जो कि है पेंशन फंड्स। पेंशन फंड्स बेसिकली वो फंड्स रहते हैं जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीना कटता है एंड वो एक स्पेसिफिक अकाउंट में जाता है। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय देश में रहते हैं जिनका हर महीना थोड़ा सा पैसा उनके इनकम से कटता है एंड एक स्पेसिफिक अकाउंट में जाता है जिसको बोलते हैं पेंशन फंड, ठीक है। तो ये बेसिकली एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम ही है क्योंकि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद वो फंड पूरा मिल जाएगा, तो इन एम्प्लॉयज को बेनिफिशियरीज कहते हैं क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट पे ये पूरा पैसा मिलेगा। कुछ कुछ कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स इन पेंशन प्लान्स को स्पॉन्सर भी कर देते हैं, इन्हें पेंशन स्पॉन्सर्स या प्लान स्पॉन्सर्स भी कहा जाता है। तो ये जो पैसा एम्प्लॉय के लिए हर महीना इनकम से डिडक्ट करके साइड में रखा जाता है, ये अमाउंट बेसिकली आगे इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये फिर पेंशन फंड के नाम से अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल मैनेज करते हैं ताकि वो खुद भी कमीशन के रूप में पैसा कमा पाए एंड एम्प्लॉय के लिए भी कुछ इंटरेस्ट कमा के दे दे। अगला आते हैं एंडोमेंट फंड्स एंड फाउंडेशंस पे। एंडोमेंट फंड्स उन नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के फंड्स रहते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेजेस, स्कूल्स, म्यूजियम्स, थिएटर्स,
ओपेरा कंपनीज, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, जिन्हें एक्चुअली बाहर से फंडिंग मिलती है, बहुत डोनेशन मिलती है। तो ये जो भी फंडिंग एंड डोनेशंस मिलती है, इनको एक अकाउंट में इकट्ठा करके ये फंड को बेसिकली स्टूडेंट्स या आर्टिस्ट या पेशेंट्स फॉर दैट मैटर, उनके लिए एक स्पेसिफिक सर्विसेज या स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन फंड्स को यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स को फीस में डिस्काउंट दे दिया, पेशेंट को ट्रीटमेंट में डिस्काउंट दे दिया या ऑलमोस्ट उसका ट्रीटमेंट फ्री कर दिया वगैरह। तो ये सारी चीजें एंडाउमेंट फंड्स के थ्रू की जाती है। अब फाउंडेशंस मतलब क्या? फाउंडेशंस मतलब अपनी देसी लैंग्वेज में समझो चंदा। ठीक है, चंदा बेसिकली जमा किया जाता है एंड कुछ स्पेसिफिक चीज के लिए फंड किया जाता है। ये चंदा का एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे प्रॉब्ली एड्स के ट्रीटमेंट में पैसा लगाना हो गया, या एड्स के क्योर करने के लिए पैसा लगाना हो गया, या उसकी R&D के लिए पैसा लगाना वगैरह। तो ये सब फाउंडेशंस में आता है। तो फाउंडेशंस का एक स्पेसिफिक पर्पस रहता है। इंडिया में जैसे अदानी फाउंडेशंस है या AR रहमान फाउंडेशन है, तो आपको पता है इनके पर्पस क्या है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, सो मोटा मोटा एंडोमेंट फंड्स एंड फाउंडेशंस का चैरिटी एंड फिलेंथ्रोपिक पर्पस ही रहता है। तो ये एंडोमेंट फंड्स और फाउंडेशंस को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लगते हैं, जो इंटरनली या एक्सटर्नली ऑफ कोर्स हायर किए जा सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट एंड सॉवरेन वेल्थ फंड्स की बात करें, तो ये वो फंड्स होते हैं जो टैक्स कलेक्शंस और बॉन्ड्स की बिक्री से बनते हैं। सो बेसिकली टैक्स कलेक्शन क्या होता है? जो सिटीजन से टैक्स आता है, गवर्नमेंट का एक तरीके का रेवेन्यू ही हो गया। एंड सेकंड, जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है सिटीजन्स को या तरह तरह के इन्वेस्टर्स को, उससे भी पैसा आके ये गवर्नमेंट एंड सॉवरेन वेल्थ फंड्स को बनाता है। सो बॉन्ड्स मतलब क्या? जब तुम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो बेसिकली ये एक तरह का लोन ही होता है, यानी तुम सरकार को लोन दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, कुछ सरकारें ऐसे भी होती है जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेच के ये फंड्स में पैसा एक्यूमुलेट करती है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ऐसे 3 मुल्कों का नाम बता दो जो नेचुरल रिसोर्सेज बेचती है एंड पैसा कमाती है। तो इन फंड्स को भी कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, ताकि वर्तमान नागरिकों के लिए एंड आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए अच्छे रिटर्न के साथ ये इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जाता है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बात करें, तो इसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, ये सब आते हैं, जो कि एक तरीके के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही रहते हैं। अब ये दोनों जो हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी है, ये मैंने बेसिकली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में भी कवर किया है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी, इनका बेसिक इंट्यूशन एक ही है। ये इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठे करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में पैसा लगाते हैं, डिपेंड्स ऑन द रिस्क, ताकि वो लोगों को रिटर्न दे पाए जिन्होंने इन पूल ऑफ एसेट्स में पैसा लगाया हुआ है, एंड वो ऑफ कोर्स खुद भी कुछ पैसा कमाए एक कमीशन के तौर पे। तो ये कमीशन कमाने के लिए इन्हें इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्हें ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न जनरेट करना पड़ता है। समझे? अब इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में दो तरीके के कंपनीज होते हैं, एक फाइनेंशियल कंपनीज और दूसरी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कंपनीज आती है, बैंक्स आती है, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, लेंडिंग कंपनीज वगैरह, ये सब आते हैं जो बेसिकली अपना पैसा दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड उस पर रिटर्न्स कमाते हैं। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, दे डू नॉट डील विद एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। वो लोग बेसिक अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं, उससे जो पैसा आएगा वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स। शॉर्ट टर्म इसीलिए क्योंकि उन्हें शायद सैलरी देनी पड़ जाए, थोड़ा लिक्विड पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ताकि कुछ अगर बीच में ऑपरेशनल खर्चा आ जाए या रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ जाए या फिर मशीन खराब हो जाए, उसके लिए तो पैसा लगेगा, राइट? तो ये पैसा फिर डिमांड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, एंड शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज विच आर बेसिकली इश्यूड बाय गवर्नमेंट्स, हमने जो बॉन्ड्स पढ़ा था पिछले स्लाइड में, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अब ये पैसा ये लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स में भी डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली, ताकि लॉन्ग टर्म होराइजन में उनका पैसा इवेंचुअली बड़ी अमाउंट बन जाए, ताकि शायद आगे किसी चीज को फाइनेंस करना पड़ जाए, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, या प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है ना, तो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसा लगता ही है। तो ये नॉन फाइनेंशियल कंपनीज लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाती है एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स में भी पैसा लगाती है। अब आखिरी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे आता है, जो कि है इंश्योरेंस कंपनीज। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कैसे कमाती है।
जैसे कि आप ये इन्फोग्राफिक में देख सकते हो, ये होता है इंश्योरर, जो बेसिकली इंश्योरेंस का परचेजर होता है, परचेजर कहते हैं इसको। ये हर महीना इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरता रहता है एंड इंश्योरेंस कंपनी इससे कवरेज देती है, से 1 करोड़ का दे दिया। अब ये प्रीमियम जो हर महीना जाता है इसकी जेब से, ये वापस तो आएगा नहीं, बिकॉज मैं इस एग्जाम्पल में प्योर इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे प्रीमियम आप भरते हो कुछ टाइम तक एंड अगर कुछ अनफॉर्चुनेट चीज नहीं होती है देन आपका वो पैसा चला जाता है, या मेच्योरिटी के अंदर ही आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आपको फिर वो टर्म अमाउंट मिल जाएगा, जैसे हमारे ये एग्जाम्पल में 1 करोड़ था। अब ये तो खैर हम एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, सोचो ऐसे कितने लोग हो गए जो इंश्योरेंस खरीदते होंगे, करोड़ों लोग हो गए, है ना, जो इंश्योरेंस कंपनी को हर महीना अपना प्रीमियम देते हैं एंड ये प्रीमियम फिर इंश्योरेंस कंपनीज आगे इन्वेस्ट करती है ताकि इंश्योरेंस कंपनी को कुछ तो रिटर्न मिले अपने प्रीमियम कलेक्शन पे। अब दोस्तों एक बात याद रखिए, ये बहुत बड़े स्केल पर होता है, ऐसे कोई छोटा मोटा कंपनी इंश्योरेंस नहीं बेच सकता, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनीज का कुछ पैसा रिजर्व फंड्स में रखना पड़ता है, ताकि कल को समझो अगर बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे मर गए, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत लोग मर रहे हैं ना, तो ऐसे टाइम पे फिर इंश्योरेंस कंपनीज का डिसबर्समेंट उन फैमिलीज को बहुत स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि रेपुटेशन पे बात आ जाती है। अगर डिसबर्समेंट नहीं होता है तो लोग फिर आगे और इंश्योरेंस खरीदेंगे ही क्यों उस कंपनी से। तो इसीलिए ये दिलासा देने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को डिसबर्समेंट करना पड़ता है टाइम पे। तो यूजुअली दो टाइप्स के इंश्योरेंस रहते हैं, एक प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी विच एक्चुअली प्रोटेक्ट्स पॉलिसी होल्डर फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस कॉस्ट ड्यू टू एक्सीडेंट्स और थेफ्ट्स एज द नेम सजेस्ट, और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस, यानी मरने पे एज पर एग्रीमेंट वो बंदे की फैमिली को पैसा डिसबर्स किया जाएगा। सो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इनसे जो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम आता है वो पैसा यूजुअली लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंसान पैदा हुआ और मर गया, या जब उसने इंश्योरेंस लिया तो वो उसी टाइम मर गया, ऐसा तो कभी होता नहीं है, मतलब रेयरली होता है। इंसानों की मोर्टेलिटी रेट यानी लाइफ स्पैन अच्छी खासी बढ़ गई है, तो इसीलिए इसके वजह से ऐसे जो प्रीमियम्स आते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उन्हें लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ता है। इफ यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी, इनसे जितना भी प्रीमियम कलेक्शन होता है ये पैसा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स में लगाया जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स तो होते ही है, चोरियां तो होती है, ऐसी कौन सी कंट्री आपने सुनी जहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं होते, चोरियां नहीं होती, होती है राइट, इधर उधर कुछ हो ही जाता है। सो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म होराइजन को मद्देनजर रख के ये प्रीमियम्स की इन्वेस्टमेंट की जाती है, ताकि जैसे ही पैसा लगे वो उसे स्मूथली लिक्विडेट कर दे एंड फिर इवेंचुअली जो इंश्योरर है उसको अपना पैसा डिसबर्स कर दे। बात समझे? तो ये मेजरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के टाइप थे, हमने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के भी टाइप्स देखे। ठीक है, तो आपको कौन सा इंटरेस्टिंग लगा, ये आप मुझे बताओ कि आप कौन से इन्वेस्टर कैटेगरी में फॉल करते हो। आई वुड बी वेरी क्यूरियस टू नो विच कैटेगरी डू यू फॉल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे विद रिस्पेक्ट टू दीज टर्मिनोलॉजीज एंड उनका पर्पस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में क्या निकल के आता है ये भी आपको समझ गया होगा। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो उसे कमेंट सेक्शन में बेशक लिख दीजिए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली, मेक यूज ऑफ दीस। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।